वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। इस अंक में आर्थिकी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक बिंदुओं को देखेंगे। यानी आर्थिकी जो है उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको केवल यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे। तो इसमें देखते हैं केंद्रीय बजट 2023-24। इसमें जो महत्वपूर्ण है वह है आपका सप्तऋषि मंडल रूपी 7 स्तंभों पर आधारित समावेशी विकास वाला बजट पेश किया गया। और इस सप्तऋषि में जो 7 हैं उनको देख लेते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। इसमें इंफ्रा है, कृषि है, एमएसएमई को मजबूती है, रोजगार सृजन से लेकर मध्यम वर्ग को टैक्स राहत देने वाला बजट में अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक पहुंचने के लक्ष्य व हरित विकास को भी बराबर महत्व दिया गया। यानी सप्तऋषि के 7 जो है स्तंभ इसमें शामिल हैं। अमृतकाल जो है, यह अमृतकाल जो चल रहा है यानी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो चल रही है, उसके बाद जो 100वीं वर्षगांठ 2047 में मनाई जाएगी भारत की आज़ादी के। तो अब से लेकर के जो 25 वर्ष का जो समय है आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ के लिए, उसमें अमृतकाल उसका नाम दिया गया है। तो इसमें 7 सप्तऋषि नाम दिया। सप्तऋषि में जो 7 स्तंभ उसको देखते हैं। तो इसमें है आपका समावेशी विकास, पहला, दूसरा, आखिरी व्यक्ति तक पहुँच, तीसरा जो है अवसंरचना और निवेश, चौथा क्षमता विकास, पांचवां हरित विकास और छठवां युवा शक्ति और सातवां वित्तीय क्षेत्र। इस पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें देखते हैं तो इसमें दिया है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार का कुल व्यय। ये पूछा था पीसीएसजे की जो 2022-23 के दौरान जो है व्यय कितना था बजट में, तो वह आपका है 39,44,909 करोड़ के बजट में मांग किया गया था। जबकि कोविड के प्रभाव में संशोधित आंकड़े 2022-23 में सरकार का कुल खर्च 41,87,232 करोड़ अनुमानित है। और जबकि 2023-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय और भी अधिक हो गया, यह जो है 45,03,097 करोड़ हो गया है। इसमें देखिए तो बजट में प्रस्तावित है केंद्र सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट। 2022-23 के दौरान हुए कुल व्यय यानी 41,87,232 करोड़, संशोधित अनुमान 3,15,865 करोड़ से अधिक है। बजट में देखें तो इसमें जो है कुल प्राप्तियां देखें, कुल प्राप्तियां जो इस बजट 2023-24 में बजट अनुमान में कुल प्राप्तियां जो है यह 45,03,097 करोड़ है। और कुल व्यय भी उतना ही है, 45,03,097 करोड़ रुपए का यह है। इसके बाद इसमें देखें तो प्रभावी पूंजी व्यय यानी इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट से तो राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा परसेंटेज के रूप में देखें तो क्रमशः इन वर्षों में जो है वह आपका 2.9% है राजस्व घाटा। और इसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा जो है यह 1.7% है और राजकोषीय घाटा 5.9% और प्राथमिक घाटा 2.3% बजट का अनुमान लगाया गया। जबकि इससे पूर्व का वर्ष 2022-23 में था यह क्रमशः 4.1, 2.9 और 6.4 और 3.0 रखा गया था। देखते हैं इसमें जो है रुपये में केंद्रीय बजट 2023-24 में रुपया आता कहां से सर्वाधिक है और रुपया जाता कहां सर्वाधिक। तो सर्वाधिक रुपया जो आता है वह उधार और अन्य देयताओं से 34 पैसे आता है। और दूसरा जो इसमें निगम कर से 15 पैसे है और जो आयकर से भी 15 पैसे ही है, सीमा शुल्क से इस प्रकार से क्रमशः आपका है। और इसमें जो है माल और सेवा कर से 17 पैसे है। यानी इसका मतलब यह उधार और देयताओं में सबसे ज़्यादा रुपया आता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर देखें तो यह जो है माल और सेवा कर है यानी जीएसटी है। दूसरे स्थान पर जो है जीएसटी है रुपये में, यानी जो रुपया आता है भारत सरकार के पास उसमें दूसरे स्थान पर जीएसटी है। और रुपया जाता है उसमें देखें पहले पोजीशन पर जो है सर्वाधिक इसमें जो है ब्याज अदायगी है जिसमें 20 पैसा जाता है। दूसरे स्थान पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है जो 18 पैसे इसके माध्यम से जाता है। तो देखते हैं पुनः एक बार कि इसमें राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा क्या क्रमशः बजट अनुमान 2023-24 में दिखाए गए हैं। तो ये क्रमशः देखें तो राजकोषीय घाटा जो है एक वर्ष से पूर्व का भी देख लेते हैं। 2022-23 में जो है संशोधित अनुमान को देखते हैं और बजट अनुमान को भी इसमें देखा जा सकता है। और 2023-24 का जो बजट अनुमान उसमें देखते हैं तो राजकोषीय घाटा जो बजट अनुमान था उसमें 6.4 था, उसको संशोधित अनुमान में भी 6.4 ही रखा गया। और जो बजट अनुमान 23-24 का प्रेजेंट उसमें उससे कम रखा गया, 5.9% रखा गया है। इसका राजस्व घाटा देखते हैं 3.8 था, संशोधित अनुमान उसको बढ़ा दिया गया 4.1 कर दिया गया। और जबकि बजट अनुमान 23-24 जो है उसमें इससे कम रखा गया, 2.9% रखा गया है। प्रभावी राजस्व घाटा 2.6 था और संशोधित अनुमान उसको बढ़ा दिया गया 0.3% बढ़ा करके 2.9 कर दिया गया। और इसमें जो है बजट अनुमान 23-24 में इसको 1.7% रखा गया है। प्राथमिक घाटा 2.8 था, इसको बढ़ाकर 3.0 किया गया और जो प्रेजेंट है 2023-24 में 2.3 रखा गया है। कहने का मतलब यह राजकोषीय घाटा में बजट अनुमान कोई अंतर नहीं हुआ, बाकी शेष जो है वो बजट अनुमान से उसमें वृद्धि की गई है। और जो बजट अनुमान 2023-24 है वह बजट अनुमान 2022-23 से सभी के मान को कम रखा गया है। और महत्वपूर्ण देखें तो महिलाओं की बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू की गई है। 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा की सुविधा इसमें है। सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। देखिए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसमें शुरू किया गया। इसके बाद इसमें देखें तो है महत्वपूर्ण रूप से यह है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही प्रारंभ करने की घोषणा की गई और उसको समाप्त करने का जो वर्ष रखा गया है भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 तक इसको उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो एक इसमें जो सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाना था, उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच आई गोट कर्मयोगी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और है क्या यह एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को कौशल बढ़ाने के लिए आई गोट कर्मयोगी का शुभारंभ किया गया इसमें। अब इसमें आर्थिक समीक्षा 2022-23 एक दृष्टि में देखते हैं। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, क्रय शक्ति
भारत क्रय शक्ति में तीसरी और विनिमय दर के मामले पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में मुद्रास्फीति 6.8 होने का अनुमान। 2022-23 में विकास दर 7 रहने की अपेक्षा 2023-24 में जीडीपी 6 से 6.8 रहने का अनुमान। अगले वित्त वर्ष के दौरान मौजूदा कीमतों पर जीडीपी वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड संबंधित संकट से उबर चुकी है। घरेलू मांग, उच्च पूंजीगत व्यय और निवेश से विकास को समर्थन, उधारी खर्च अधिक रह सकता है। मुद्रास्फीति खपत और निवेश को प्रभावित नहीं करेगी। 2021-22 में सेवा क्षेत्र 8.4% बढ़ेगा। 2022-23 में इस क्षेत्र में 9.1% बढ़ने की उम्मीद है। चालू खाता घाटा बढ़ने की संभावना है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत के विकास का अनुमान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। तो इसमें देखते हैं एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी 7% का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक 6.9 का लगाया है। आरबीआई 6.8 का लगाया है। IMF 6.8 का लगाया है। तो कृषि और संबंध क्षेत्र में वृद्धि देखते हैं। तो इसमें जो है 2022-23 में 3.5% वृद्धि का अनुमान है और जबकि पिछला 2021-22 में जो था वो 3.0% का अनुमान था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कृषि और संबंध क्षेत्र में वृद्धि है, यानी 21-22 में क्या था 3.0 और 22-23 में जो है 3.5% का अनुमान लगाया गया है। जबकि सेवा के क्षेत्र में जीवीए में वृद्धि देखें तो यह जो संबंधित पद है 2021-22 में देखें तो 8.4% है और 2022-23 में 9.1% की जो वृद्धि का अनुमान है। देखें तो एफडीआई अंतर्प्रवाह में प्रतिशत भाग के रूप में सर्वाधिक जो एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ, यानी उसमें जो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में 34%, सेवाओं में 22%, दूरसंचार में 4%, व्यापार में 18% और ऑटोमोबाइल 5%, ऐसे कम से दिया गया है। तो ये जो प्रतिशत है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो है एफडीआई के रूप में सर्वाधिक निवेश करने वाले देशों में देखें तो पहले स्थान पर सिंगापुर है और भारत के राज्यों में जो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ और देशों में जो सर्वाधिक एफडीआई जिस देश से आया वह सिंगापुर से आया। देखते हैं इसमें शीर्ष 6 प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्त करता राष्ट्र 2022 देखते हैं। इस पर आधारित पीटी एग्जाम के बाद पूछे गए। तो सर्वाधिक जो है भारत जो 2022 में किया है लगभग आपका जो है 100 अरब डॉलर या बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंस प्राप्त हुआ भारत को। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, इससे पूर्व चाइना रहा करता था लेकिन मैक्सिको दूसरे स्थान पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो ये। तीसरे स्थान पर चाइना है और क्रम से इस तरह से जो है छठे स्थान पर पाकिस्तान है। भारत का विदेशी व्यापार देखते हैं तो इसमें जो संदर्भित 2 ही वर्ष को देखते हैं 2021-22 में देखें तो आयात जो इसमें है 613.0 बिलियन डॉलर रहा और जबकि निर्यात जो इसमें 422 रहा था, कम रहा, अर्थात इसमें घाटा की प्रवृत्ति है। और यहाँ पर देखें 2022-23 में तो इसमें भी आयात 551.7 बिलियन डॉलर रहा और इसमें भी आयात जो है 332.8, यानी यहाँ पे घाटे का मतलब व्यापार है भारत का। और भारत का सबसे बड़ा कारोबारी व्यापार जो भागीदार है 2022-23 के लिए वो यूएस से या अमेरिका है, जबकि इससे पूर्व चाइना रहा करता था लेकिन जो है वर्तमान में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा जो है कारोबारी भागीदार है। देखते हैं तो विदेशी मुद्रा कोष की संरचना अरब डॉलर में ये पूछा जाता है कि जो विदेशी मुद्रा कोष की संरचना में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो इसमें 4 हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती है, स्वर्ण होता है, एसडीआर होता है और IMF के पास आरक्षित जमा राशि 4 रुपये में होती है और इसमें धन देखा जा सकता है। इस प्रकार से विदेशी मुद्रा कोष इस प्रकार से है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक दृष्टि में देख लेते हैं तो यह 2022-23 में जो है यह आरबीआई दिसंबर 2022 के अंत तक का जो अनुमान है इसमें 563 बिलियन डॉलर जो है भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार था। और इस दृष्टिकोण से जो भारत विश्व में सर्वाधिक मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पर चीन है। इसमें उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 को देखते हैं तो अनुच्छेद 202 के तहत राज्यों में बजट पेश किया जाता है, जबकि केंद्र में हमने देखा कि 112 के तहत जो केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। इसमें देखें तो 22 फरवरी 2023 को जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश का आम बजट पेश किया और बजट का आकार कई बार एग्जाम पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बजट का आकार क्या है। तो बजट का आकार जो है इस बार जो है 9,90,242.43 करोड़ रुपए का है, जो विगत वर्ष के बजट अनुमान 6,15,528.8 करोड़ रुपए से 74,723.45 करोड़ रुपए अधिक है। इस कुल व्यय में जो है 5,02,354.01 करोड़ रुपए राजस्व लेखे पर का व्यय है तथा इसमें इसमें जो 1,87,888.42 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय शामिल है। इस बजट में जो है ये इंपॉर्टेंट है, बजट का आकार इंपॉर्टेंट है और इसमें नई योजनाएं क्या हैं तो 32,721.96 करोड़ रुपए इसमें नई योजनाएं शुरू की। उत्तर प्रदेश बजट का आकार और नई योजनाएं शुरू की गई। पिछले वर्ष की अपेक्षा जो बजट में 74,723.5 करोड़ रुपए अधिक रहा। देखें तो कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 के बजट में जो है 18.3% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमानों में 17.3% था और वर्ष 2021-22 में वास्तविक आंकड़ों में 16.5% की वृद्धि थी। यानी जो राज्य घरेलू उत्पाद जो वृद्धि जैसे जीडीपी वृद्धि दर होती है वैसे राज्य की वृद्धि दर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है वृद्धि दर को क्रम से देखा जाए तो 2022-23 के जो बजट अनुमान में 18.3 की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है राज्य वृद्धि, और जबकि 22-23 में 17.3 था और 21-22 में जो है 16.5 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि थी यह अनुमानित है। और इसमें देखें तो वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में यह 32.1 है, क्या है ऋण कोष सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जबकि वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान में 34.2% था, अर्थात इस बार कम है। वर्ष 2013-14 में अनुमान 28.2 था जो कि 2021-22 में 63%। इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में रुपया सर्वाधिक आता कहाँ से है तो सर्वाधिक रुपये के 2 भाग देखें तो पहला जो सर्वाधिक आता है इतना देख सकते हैं इस ग्राफ में कि सर्वाधिक जो भाग इस भाग का है इसमें है स्वयं का कर राजस्व 38.8% से सर्वाधिक रुपया जो आता है उत्तर प्रदेश का इस भाग से आता है। दूसरे स्थान पर देखें तो दूसरा जो स्थान है इसमें वह आपका 27% जो है केंद्रीय करों में राजस्व राज्यांश यानी केंद्रीय करों में जो उत्तर प्रदेश का राज्यांश जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वह दूसरे भाग के रूप में सर्वाधिक रुपया आता है उत्तर प्रदेश में।
तीसरा स्थान देखें तो इसमें 14.9% के साथ जो है केंद्र सरकार से सहायता जो अनुदान प्राप्त होता है 14.9% का, और यह तीसरा सर्वाधिक जो है भाग है उत्तर प्रदेश में रुपया आने का। और रुपया जाता कहाँ है उत्तर प्रदेश के, रुपया खर्च कहाँ होता है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें सर्वाधिक खर्च देखें तो सर्वाधिक खर्च जो दिखाया गया सर्वाधिक भाग देखा जाए तो ये सर्वाधिक भाग है। यह पूंजीगत व्यय में 21.7% जो होता है पूंजीगत व्यय में खर्चा होता है उत्तर प्रदेश के जो बजट का है। दूसरा स्थान देखें तो सर्वाधिक जो खर्च होता है दूसरे स्थान पर इस भाग का है, ये अन्य राजस्व व्यय है जिसमें 13.3% जो है खर्च होता है। इसके बाद देखें तो तीसरे स्थान पर जो सर्वाधिक खर्च है वो वेतन सरकारी कर्मचारियों का है, यानी इस भाग का है जो 12.7% है। देखते हैं कि जो 2023-24 का आम बजट भारत सरकार द्वारा पेश किया गया संसद में, उसमें 2023-24 के बजट में घोषित योजनाएं क्या हैं जो कि महत्वपूर्ण रूप से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें जो है इसमें है योजना श्री अन्न योजना, पहली श्री अन्न योजना घोषित फरवरी 2023 में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने ताकि किसानों को मोटे अनाज की उपज के लिए आर्थिक और कृषि संबंधित मदद के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई। श्री अन्न जो है ये मोटे अनाज का नया नाम दिया गया श्री अन्न। नेक्स्ट देखते हैं पीएम प्रणाम योजना फरवरी 2023 में इसको घोषित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम कर अस्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत क्या करना है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना है। इसके बाद पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये भी फरवरी 2023 में इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन है, फरवरी 2023 में ही है। तो विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह पीबीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों को पीबीटीजी कहा जा रहा है। नेक्स्ट इसमें अमृत धरोहर योजना फरवरी 2023 में ही, यानी सारी योजनाएं जो इसमें फरवरी 2023 में, क्योंकि आम बजट 2023-24 में सारी चीजें की गई हैं तो 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया, तो इसमें ये कब चालू की गई इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या यानी योजना है और इसका उद्देश्य क्या है उसको देखते हैं। तो अमृत धरोहर योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। अमृत धरोहर योजना महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था, ग्रामीण महिलाओं की 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर बड़े उत्पादन या उद्यमों में संलग्न करना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें देखते हैं कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तथा फसल नियोजन, स्वास्थ्य, फार्म, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान है। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, इसमें देखते हैं इसमें है युवा उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोलने के लिए प्रोत्साहन, कृषि वर्धक निधि स्थापित करना है। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, इसमें 2200 करोड़ रुपए 2200 करोड़ रुपए के परिवेश से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण और आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करना है। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन 0 से 40 वर्ष करने के लिए मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, इसके अंतर्गत बच्चों तथा किशोरों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने तथा इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अगले 3 वर्षों में बहुसंख्यक युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आरंभ की जाएगी। इसके बाद पर्यटन देखो अपना देश, एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण के से न्यूनतम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। इसके बाद शहरी और संरचना विकास निधि, इसमें RIDF की तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी और संरचना विकास निधि यानी UIDF की स्थापना की जाएगी। इसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं भारत और विश्व में शीर्ष 4 टॉप 4 इन वर्ल्ड इन इंडिया। तो भारत में शीर्ष 4 को देखते हैं, टॉप 4 इंडिया में इसमें शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य और संघ क्षेत्र में देखें भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल संघ और राज्य मिला दें तो 36 हैं। तो उसमें जो सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय देखें तो सर्वाधिक जो है गोवा की है, दूसरे स्थान पर है सिक्किम, तीसरे स्थान पर जो है दिल्ली है, चौथे स्थान पर चंडीगढ़ है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले संघ राज्य क्षेत्र में देखें यानी 36 राज्यों में तो सबसे कम जो बिहार का है और सबसे अधिक हमने देखा गोवा का है, सबसे कम बिहार का है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है सबसे कम वाले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद शीर्ष NSDP प्रतिशत वृद्धि वाले राज्यों में देखें तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है 7.2% है, मणिपुर और कर्नाटक में 7.5% है, अरुणाचल प्रदेश में 5.6% है और एक इसके 2020-21 के हिसाब से। और न्यूनतम इसी प्रकार से NSDP जो है इसमें सर्वाधिक सबसे कम जो है उसमें सिक्किम में है। शीर्ष 4 शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले राज्य देखें यानी NSDP देखें तो इसमें जो है जो सर्वाधिक है वह महाराष्ट्र का है, यानी शीर्ष 4 शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले राज्य में यह है। और शीर्ष NSDP प्रतिशत वृद्धि वाले प्रतिशत था और ये जो आपका है घरेलू उत्पाद वाले में देखें तो इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात है। इसके बाद निम्न रूप में इसी में देखें तो सबसे कम मिजोरम में है। और इसके बाद देखें तो GSBA में सर्वाधिक कृषि योगदान देने वाले राज्यों में देखें तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। इसके बाद देखें GSBA में औद्योगिक क्षेत्र में योगदान देने वाले शीर्ष राज्य देखें तो इसमें गुजरात पहले पोजीशन, दूसरे स्थान महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश इस मामले में चौथे स्थान पर है। और GSBA में सिर्फ सेवा क्षेत्र में योगदान देने वाले राज्यों देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि उसमें दूसरे स्थान पर है और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, सेवा वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जबकि कृषि वाले क्षेत्र में पहले स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है और औद्योगिक में जो है गुजरात है और सेवा क्षेत्र में महाराष्ट्र वाले पोजीशन पर है। देखें तो शीर्ष धनी भारतीय फोर्ब्स सूची 2022 में 10वें स्थान पर मुकेश अंबानी है, हालांकि वर्तमान में 9वें स्थान पर है, लेकिन 10वें स्थान जब एग्जाम के दृष्टिकोण से लेटेस्ट यदि पूछा जाएगा तो 9वां होगा, अर्थात जो भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं वो मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं। इसके बाद शीर्ष धनी भारतीय महिलाएं देखें तो इसमें जो फोर्ब्स सूची 2022 का है तो इसमें जो है सबसे जो धनी व्यक्ति हैं भारतीयों में वो सावित्री जिंदल हैं। इसके बाद शीर्ष भारतीय परोपकारी व्यक्ति में देखें तो शिव नाडर हैं, पहले जो थे अजीम प्रेमजी थे, लेकिन पहले स्थान पर अब शिव नाडर हैं शीर्ष भारतीय परोपकारी
व्यक्ति परिवार में। इसके बाद देखें तो शीर्ष MSME उद्यमों की संख्या वाले राज्य में देखें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पश्चिम बंगाल है। इसके बाद शीर्ष फैक्ट्री वाले राज्य देखें तमिलनाडु में सर्वाधिक फैक्ट्रियाँ हैं। शीर्ष शुगर मिलें जो है ये इंपॉर्टेंट है, शुगर मिल जो सर्वाधिक है महाराष्ट्र में है और जो है दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और जो कि शुगर का प्रोडक्शन भी महाराष्ट्र में पहले पोजीशन पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, जबकि ईख का जो होता है बुवाई होता है या ईख का उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जबकि शुगर यानी चीनी के उत्पादन महाराष्ट्र पहले पोजीशन पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसके बाद देखें तो शीर्ष भारतीय पब्लिक कंपनियों में जो पहली कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री है, 54 नंबर पर है वैश्विक स्तर पर। दूसरे स्थान पर 105वें स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और 154वें स्थान HDFC बैंक है और 205वें पर ICICI बैंक है। इसमें देखते हैं तो शीर्ष पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाई वाले राज्य में देखें तो सबसे ज़्यादा जो शीर्ष पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाई उसमें सबसे सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है और इसमें टॉप 4 में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। और शीर्ष अनुमोदित सेज वाले में देखें तो सर्वाधिक सेज वाले में सबसे सेज जो है यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें सर्वाधिक तेलंगाना का, इसमें भी टॉप 4 में उत्तर प्रदेश नहीं है। शीर्ष अनुमोदित सेज वाले क्षेत्र में देखें तो ये क्षेत्र आपका जो ITS इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, ये पहले पोजीशन पर। सेवा क्षेत्र में देखते हैं तो ये है शीर्ष लंबे रेल मार्ग यानी 2020-21 में किलोमीटर देखें तो ये जो शीर्ष लंबे रेल मार्ग है उसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। और शीर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो इसमें जो है महाराष्ट्र पहले पोजीशन पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। शीर्ष राजमार्ग देखें तो इसमें भी महाराष्ट्र पहले पोजीशन पर है और जो है उत्तर प्रदेश इसमें जो है वो टॉप 4 में नहीं है राजमार्गों में। और इसके बाद देखें तो शीर्ष माल ढुलाई वाले बंदरगाह में देखें तो इसमें दीनदयाल बंदरगाह जो कांडला गुजरात में है इसमें शीर्ष माल ढुलाई होता है। आगे इसमें देखते हैं तो शीर्ष टेली घनत्व यानी टेलीफोन का जो घनत्व सर्वाधिक है हिमाचल प्रदेश में है और शीर्ष टेली घनत्व वाला मेट्रो शहर में दिल्ली पहली पोजीशन पर है। इसके बाद देखें विदेशी व्यापार है भुगतान संतुलन में देखें तो भारत के कुल निर्यात की शीर्ष मध्य यानी सर्वाधिक भारत निर्यात करता है, उसमें इंजीनियरिंग का सामान सर्वाधिक निर्यात करता है। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करता है। इसके बाद शीर्ष निर्यातक राज्य यानी जो राज्यों में सर्वाधिक निर्यात होता है गुजरात से होता है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक होता है। इसके बाद कृषि एवं सभा क्षेत्र में निर्यात वाली शीर्ष मध्य यानी कृषि में जो सर्वाधिक निर्यात किया जाता है वो अनाज का किया जाता है, फिर सामग्रिक उत्पाद किया जाता है। भारत द्वारा आयातित शीर्ष मध्य देखें तो सर्वाधिक जो भारत आयात करता है उसमें पेट्रोलियम करता है, दूसरे स्थान खनिज तेल करता है। इसके बाद भारत के शीर्ष व्यापारिक देश देखें तो पहले स्थान पर USA है जिसको हमने चर्चा कर लिया, फिर चीन है, फिर सऊदी अरब, फिर UAE है यानी जो UAE चौथे स्थान पर है। भारत के शीर्ष आयातक गति में देखें तो भारत सबसे जो आयात ज़्यादा करता है वो चीन के साथ करता है, फिर इसके बाद अमेरिका के साथ करता है। शीर्ष निर्यात करते हुए देखें तो सर्वाधिक जो भारत निर्यात करता है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका निवेश करता है। और शीर्ष भारतीय आयात की दिशा देखें तो एशिया में सर्वाधिक जो होता है आयात, एशिया सर्वाधिक भारत आयात करता है, निर्यात भी जो भारत एशिया सर्वाधिक निर्यात करता है, एशिया सर्वाधिक निर्यात करता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखें तो यह सिंगापुर सर्वाधिक होता है, फिर इसके बाद सिंगापुर का सर्वाधिक, USA का और तीसरे स्थान हमारे पहले मार्च पोजीशन था। तो सिर्फ FDI अंतर वाले क्षेत्र देखें तो इसमें सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक FDI प्राप्त होता है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का चर्चा कर चुके हैं। FDI इक्विटी अंतर वाले शीर्ष राज्य देखें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु है। इस बार क्वेश्चन जो BPSC जो अभी 12 फरवरी 2023 की गई तो उसमें पूछा गया था। इसके बाद देखें राजकोषीय घटनाक्रम था लोक वित्त में तो इसमें जो है शीर्ष ग्रास फिजिकल डिफिसिट वाले राज्य देखें तो इसमें पहले स्थान पर जो है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इसके बाद शीर्ष राजस्व घाटा वाले राज्य देखें तो इसमें भी तमिलनाडु पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है। शीर्ष प्राथमिक घाटा वाले राज्य में देखें तो इसमें भी तमिलनाडु पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है। शीर्ष ब्याज भुगतान वाले राज्य में देखें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। शीर्ष पूंजीगत व्यय वाले में देखें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। शीर्ष पूंजीगत परिव्यय वाले राज्य में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। शीर्ष सामाजिक क्षेत्र व्यय वाले राज्य में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। शीर्ष कर राजस्व वाले राज्य में देखें तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान, महाराष्ट्र पहले पोजीशन पर है। इसमें देखते हैं तो यह है आपका बैंक संबंधी है तो शीर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा वाले राज्य देखें तो इसमें आंध्र प्रदेश पहले पोजीशन पर है। फिर हाईएस्ट ब्रांचेज ऑफ रीजनल रूरल बैंक यानी जो हाईएस्ट ब्रांच सबसे ज़्यादा जो ब्रांच है रीजनल रूरल बैंक के उसमें उत्तर प्रदेश में पहले पोजीशन पर है। शीर्ष अनुसूचित कमर्शियल बैंकों के शाखा राज्य में महाराष्ट्र पहले पोजीशन पर है। इसके बाद स्तर देखते हैं सर्वाधिक GDP वाले राष्ट्र में $1 ट्रिलियन वाले में देखें तो पहले स्थान पर USA है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान है, चौथे पर जो जर्मनी, पांचवें स्थान पर भारत है। शीर्ष अर्थव्यवस्था है PPP क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देखें $1 ट्रिलियन नहीं है तो पहले स्थान चाइना, दूसरे स्थान पर USA है, तीसरे स्थान पर भारत है। देखें तो मानव समावेशी विकास निर्धाता अमीरी उपभोग रोजगार देखें तो इसमें जो है विश्व के शीर्ष अमीर फोर्ब्स 2022 में जो थे एलन मस्क थे सबसे अमीर, जो कि 2023 का जो फोर्ब्स का आंकड़ा जारी किया तो उसमें बर्नार्ड जो है विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिसमें मुकेश अंबानी जो है वो 9वें पोजीशन पर है और जबकि इस डाटा के हिसाब से जो मुकेश अंबानी वो 10वें पोजीशन पर थे। इसके बाद शीर्ष मानव पूंजी वाले राष्ट्र में देखें तो वो सिंगापुर है। सर्वाधिक विदेशी ऋणग्रस्त देश में चाइना है और यह कई बार पूछता है CO2 उत्सर्जक राष्ट्र जो है 2021 डाटा के साथ सर्वाधिक जो कार्बन उत्सर्जक करता है उसमें जो है चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान अमेरिका, तीसरे स्थान पर भारत है। देखें तो यह है कारोबार करने में आसानी वाले यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले में जो 2020 का आंकड़ा था उसमें पहले पोजीशन पर न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान जो उसमें 30वां था। तो शस्त्र उत्पादक कंपनियां देखें तो लॉकहीड मार्टिन USA की जो सर्वाधिक करती है। शस्त्र आयातक देश देखें तो सर्वाधिक जो भारत आयात करता है 2017 से 21 में 11% करता है, फिर सऊदी अरब का भी 11 है। शस्त्र निर्यातक देशों में USA सर्वाधिक करता है, 39% जो है USA जो है शस्त्र का निर्यात करता है, CPI की रिपोर्ट 2022 से। इसमें देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन वाले राष्ट्र यानी सर्वाधिक जो पर्यटन आए थे 2000 मिलियन में है, 2020 का है तो सर्वाधिक जो पर्यटन आए थे फ्रांस में आए थे 40 मिलियन आए थे। इसके बाद इटली का है, फिर मैक्सिको, फिर यूएस से। पर्यटन से आय प्राप्त करने वाले देश देखें तो सर्वाधिक जो पर्यटन से आय प्राप्त होता है यूएस होता है। वैश्विक व्यस्तम यात्री एयरपोर्ट देखें तो एटलांटा है, एटलांटा जो व्यस्तम जो एयरपोर्ट है और भारत का जो है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो 13वां सबसे व्यस्तम है। इसके बाद देखें रेल मार्ग लंबाई वाले देश में देखें तो सबसे ज़्यादा रेल मार्ग USA में है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर भारत है और चौथे स्थान पर जो चाइना है। इसके बाद देखें
विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन देखें तो कच्चा तेल निर्यातक देश देखें तो सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल निर्यात करता है वो सऊदी अरब करता है, फिर रूस, फिर इराक, फिर अमेरिका करता है। कच्चा तेल आयातक देश में देखो सबसे ज़्यादा आयात चीन करता है, फिर यूएसए, फिर तीसरे स्थान पर भारत है। जबकि भारत हम जानते हैं सर्वाधिक जो तेल आयात कर रहा है वर्तमान में रूस के साथ करता है। अर्थात रूस के साथ जो भारत का यानी आयात है 2022 में सर्वाधिक जो कच्चा तेल का आयात किया भारत ने वो रूस के साथ किया। इसके बाद देखें तो वस्तु निर्यातक देश में सबसे ज़्यादा जो करता है चीन करता है, भारत के इसमें 18वां पोजीशन। वस्तु आयातक देश में सबसे ज़्यादा आयात यूएसए करता है, भारत के इसमें 10वां पोजीशन है। वाणिज्यिक सेवा आयातक देशों में देखें सबसे ज़्यादा यूएसए, भारत के इसमें भी 10वां स्थान है। कृषि उत्पादन देखें तो कृषि उत्पादन निर्यातक देशों में देखें यूएसए सर्वाधिक करता है, इसमें भारत का 7वां स्थान है। हालांकि इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं रेमिटेंस में भारत पहले पोजीशन पर है, आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार में भारत 5वें स्थान, पहले स्थान पर चीन, इस पर चर्चा कर चुके हैं। सड़क संजाल वाले देशों में यूएसए पहले स्थान, भारत दूसरे स्थान, सबसे लंबे रेल मार्ग में जो है चीन पहले स्थान पर है। इस सब सारी जानकारी पीछे देख चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं तो जो एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण उसमें देखते हैं तो प्राथमिक ऊर्जा खपत वाले देशों में भारत का स्थान जो तीसरा है। जल विद्युत असंस्थापित क्षमता वाले देश में देखें तो भारत का स्थान विश्व में 6वां स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक देशों में देखें तो भारत का स्थान 14वां है, इसमें यूएसए पहले स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन वाले देशों में देखें तो चीन पहले स्थान पर, 5वें स्थान पर जो है वह भारत है। विद्युत उत्पादक देश देखें तो देशों में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर यूएसए, तीसरे स्थान पर भारत है। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन के रूप में देखें तो भारत तीसरे स्थान पर है। जबकि हमने देखा कि अक्षय ऊर्जा से उत्पादन, अक्षय ऊर्जा का मतलब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या इत्यादि जो ऊर्जा है उसमें भारत का स्थान देखें तो भारत जो है इस दृष्टिकोण से जो है विश्व का 5वां देश है। जबकि हम जानते हैं पवन ऊर्जा में भारत का स्थान जो है 4था स्थान है, और जबकि सौर ऊर्जा में भारत का जो स्थान है वह 5वें पोजीशन पर भारत है पूरे विश्व में। और पवन ऊर्जा में जो राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा करता है भारत का वह तमिलनाडु करता है, जबकि सौर ऊर्जा में जो है भारत का राजस्थान सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। सेंसस से जनसंख्या संबंधी देख लेते हैं तो 15 नवंबर 2022 को विश्व कुल जनसंख्या 8 अरब के बिंदु को पार कर गई। विश्व कुल जनसंख्या 7 से 8 अरब होने में लगभग 12 वर्ष लगे। विश्व कुल जनसंख्या को 8 अरब से 9 अरब होने में लगभग 15 वर्ष लगेंगे 2037 तक। विश्व की 50% जनसंख्या केवल 7 दशमलव रही है। 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। जैसा कि अभी आंकड़ा आया था उसमें 30 लाख जो जनसंख्या है वह ज़्यादा हो जाएगी 2023 के मध्य तक भारत की चाइना से। वर्ष 2019 में विश्व जनसंख्या की औसत आयु 72.8 वर्ष थी। वर्ष 2021 में घटकर कोविड-19 महामारी के कारण 71 वर्ष ही रह गई। वर्ष 2050 में विश्व औसत आयु 77.2 वर्ष होने का अनुमान है। आगे देखें तो इसमें जो आंकड़ा दिखाया गया है कि 1 अरब कब थी, 1804 में थी। इसके बाद यहाँ देखें 8 अरब जो पहुंची 2022 में, 15 नवंबर 2022 को 7 अरब जो थी यह आपकी 2010 में थी। तो इस तरह से है। और जो है 5 अरब जो थी यह 1987 में, 11 जुलाई 1987 को जो है 5 अरब जनसंख्या हुई थी। तभी से जो 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार पृथ्वी की कुल जनसंख्या अनुमान देखें तो 2030 तक 8.5 अरब हो जाएगी, 2037 तक 9 अरब, 2050 तक 9.7 अरब और 2080 तक 10.4 अरब हो जाएगी। यानी 2100 यानी 2100 जनसंख्या में गिरावट आना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसमें कुछ संक्षेप में योजना आयोग जिसको विलोपित करके नीति आयोग कर दिया उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग परामर्शदात्री निकाय था। योजना आयोग का संबंध जहाँ पूंजीगत खाते था वहीं वित्त आयोग का संबंध अभी राजस्व खाते से, किंतु एक व्यक्ति एक ही समय में दोनों संस्थाओं का सदस्य हो सकता था। इस व्याख्या से दोनों संस्थाओं का कार्यक्षेत्र अलग अलग था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहाँ भारत की स्थापना बल दिया गया था, तृतीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन का उदाहरण प्रदान किया गया था। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख संविधान में 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। और भारत में योजना के आरंभ यानी 1 अप्रैल 1951 को योजना आरंभ की गई थी, लेकर 11वीं योजना तक पंचवर्षीय योजनाओं को अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6 यानी 1 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई तो 6 थे, जिसमें 66 से 69 तक 3, 79 से 80 तक 1 और 90 से 92 में 2 बार थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना को मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना जाता है। भारत में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य अपने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तीसरी पंचवर्षीय खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अपनाया गया था। तो श्री के संस्थानों में राष्ट्रीय विकास परिषद एनसीडी को एक सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जबकि वर्तमान में देखें इसको जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और पहले पनगड़िया और अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, पूर्णकालिक सदस्य वगैरह सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो यहाँ पर एग्जाम के स्कोर से देखें जो अब तक एग्जाम पूछा गया उसमें देखें तो हायर डॉलर मॉडल पर आधारित भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मीरडल द्वारा दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य था अधिक समावेशी विकास को था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई। भोजन काम और उत्पाद का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना था। 3 वर्षीय योजना अवकाश तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य दिया गया था। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला को प्राप्त है। गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी 5वीं पंचवर्षीय के दौरान दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु तीव्रता संपोषणी और अधिक समावेशी विकास था। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर 10वीं योजना प्राप्त की गई थी। इंपॉर्टेंट है। उद्योगों विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति तृतीय पंचवर्षीय योजना का था। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान जनता सरकार द्वारा 6वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। आर्थिक नियोजन समर्पित सूची का विषय है। अनवरत योजना की अवधारणा गुरनार निर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में प्रस्तुत किया था। अनवरत योजना के दौरान गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। आत्मनिर्भर से स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य तीसरी योजना रखा गया था। प्रथम से 10वीं तक की पंचवर्षीय योजनाओं के मार्गदर्शक सिद्धांत रोजगार, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय थे। इसमें देखें लक्ष्य अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तो 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राप्त की थी, 7वीं प्राप्त की, 6वीं की थी, 5वीं की थी, प्रथम की थी। यानी प्रथम 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं यानी पहली प्राप्त की थी। इसके बाद 5 लगातार देखें तो 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं, फिर 8वीं जो है यह लक्ष्य अधिक प्राप्त की थी। लक्ष्य यह है इन सबों का और प्राप्ति है। मुद्रास्फीति का मतलब पहले समझ लेते हैं। मुद्रास्फीति की अवस्था जब वस्तुओं की उपलब्धता यानी वस्तुओं की उपलब्धता की मात्रा की तुलना मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है। पैसा ज्यादा हो और रुपया और पैसा ज्यादा हो जाए और वस्तु कम हो जाए तो वहाँ पर मुद्रास्फीति की अवस्था मुद्रा का फैला होता है। यानी एक टोकरी आप रुपया पैसा लेके जाइए और मात्र आपको 1 केजी या
उससे भी कम जो वस्तु मिले तो वहाँ मुद्रास्फीति की अवस्था है, पैसा ज़्यादा हो वस्तु कम मिले तो मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति सबको नुकसान ही नहीं होता है। इसमें देखते हैं लाभ किसको होता है, हानि किसको होती है। तो देखें उपभोक्ता को जो मुद्रास्फीति से हानि होती है, ऋणी को लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है मुद्रास्फीति में, ऋणदाता को हानि होती है, सार्वजनिक बचत में कमी होती है, सार्वजनिक व्यय वृद्धि होती है, आयात में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी होती है, रोजगार में मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, करारोपण में वृद्धि होती है, उत्पादक को लाभ होता है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, कृषक को लाभ होता है, परिवर्तनशील आय वाले लाभ होता है, स्थिर आय वाले समूह को हानि होती है, पेंशन भोगी वर्ग को हानि होती है मुद्रास्फीति में। बैंकों के बारे में देख लेते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और ये बैंक है 14। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है जो अधोलिखित है, यानी ये 12 बैंक है वर्तमान में। इसमें देखें तो अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा समग्र रूप से दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक यानी पहले पोजीशन पर है। एचडीएफसी दूसरे स्थान के पश्चात भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो बैंक है वह बैंक ऑफ बड़ौदा है। जो आरबीआई द्वारा जो बैंक दरें, महत्वपूर्ण दरें, ये आरबीआई 13 फरवरी 2023 को जो इसने किया था, महत्वपूर्ण रूप से इसमें बैंक दर क्या है, बैंक दर जो है 6.75% है। इसके बाद नगद आरक्षण अनुपात यानी CRR जो है 4.5% पर है। इसके बाद SLR जो है 18% पर है। रेपो दर जो है ये आपका 6.5% पर, रिवर्स रेपो जो है 3.35% पर है। इसके बाद सारी जानकारी दी गई, इंपॉर्टेंट से ये पूछे जाते हैं। भारत की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, स्थापना वर्ष और अध्यक्ष देख लेते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रूप से उसको देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1 अप्रैल 1935, जबकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 से SBI हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इन सबों का मुख्यालय मुंबई में है। और RBI देखें तो 1 अप्रैल 1935 में से था, मुंबई में की। इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान शशिकांत दास हैं। और इसमें देखें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको देख लेते हैं। तो इसमें मुद्रा बैंक जो है अप्रैल 2015 में शुरू किया गया। LIC को देखते हैं, यह सितंबर 1956 में इसका कार्यालय जो मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं श्री MR कुमार हैं। सिडबी देखते हैं तो 2 अप्रैल 1990 लखनऊ में इसका मुख्यालय, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं शिव सुब्रमण्यम रमण हैं। आज इसमें महत्वपूर्ण है वो है नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक है, 12 जुलाई 1982 की स्थापना। इसका कार्यालय जो मुंबई में है और इसको जो वर्तमान अध्यक्ष है वह साजिद केवी हैं। और इसमें देखें एक महत्वपूर्ण तो यह आपका है भारतीय स्टेट बैंक SBI है, 1 जुलाई 1955 मुंबई में कार्यालय। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा हैं। देखते हैं जीएसटी के बारे में, जो कि संविधान में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से जीएसटी। तो इसमें देखें अध्यक्ष जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं और सदस्य सभी 28 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा है के वित्त मंत्री, कराधान मंत्री अथवा कोई मंत्री शामिल। उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के बीच एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित किया जाता है। इसमें देखें तो ये आपके सारे शामिल यहाँ पर हैं। और इसमें देखें भारत के वित्त आयोग जो है 15वां वित्त आयोग बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से ये 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष NK सिंह थे और यह 2021 से 2026 की अवधि के लिए लागू किया गया था। PCSJ 12 फरवरी 2023 को PCSJ 12 फरवरी 2023 को PCSJ का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था किस अवधि के लिए था, 2021-22 के लिए। यानी इसकी जो अवधि है 2020 21 से 2025-26 के लिए इसकी अवधि थी। यानी यह है 15वें वित्त आयोग के लिए। देख लें 15वें वित्त आयोग के बारे में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को श्री NK सिंह के यानी पूर्व सांसद पूर्व सचिव के अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसको हम देख चुके हैं। यहाँ पर यह 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को अध्यक्ष श्री NK सिंह, सचिव श्री अरविंद मिश्रा, 4 अन्य सदस्य में ये आपके हैं क्रमशः। पूछा था उसको देखें 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 2 खंडों में प्रस्तुत की गई थी। 2 खंड में, पहले खंड में 2020-21 के लिए सिफारिशें 5 दिसंबर 2019 को सौंपी गई। दूसरे खंड में 2021-22 से 2025-26 तक के लिए अपनी सिफारिशें 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी गई थी। और चीज़ को इसमें संक्षिप्त में देखते हैं तो इसमें केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण के दिशा निर्देश सुझाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 280 फर्स्ट यानी इंपॉर्टेंट 280 कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात आवश्यकता पड़ने से पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। शीर्ष 4 प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य संघ क्षेत्रों में तो गोवा फर्स्ट पोजीशन चर्चा पूर्ण कर चुके, दूसरे सिक्किम, तीसरे स्थान चंडीगढ़, दिल्ली और तीसरे चौथे स्थान पर जो है चंडीगढ़। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। NSO अगस्त 2022 वर्तमान कीमत पर यह है। सबसे कम वाले में चर्चा कर चुके हैं। इसमें बिहार सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर झारखंड, चौथे पर मेघालय। ये भी NSO अगस्त 2022 की घटना है। या रिपोर्ट कर देखें तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949 में किया गया था। किसी देश की आर्थिक विकास से सही सूचक स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय होती है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए जाने का आधार वर्ष ये पूछा जाता है। तो आधार वर्ष जो 2011-12 है। और इसमें देखें तो ये आपका है आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के पिता ग्रेगरी किंग को कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की सकल बचत दर वर्ष 2020-21 में 28.2% थी। 2020-21 की सकल बचत दर में निजी क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। 2020-21 में बचत दर में हाउस होल्ड सेक्टर का योगदान 22.2% था। NSO की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्यवर्धन GVA के अनुसार के लिए साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट के स्थान मूल कीमतों का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसमें देखें तो भारत का MPI, तो MPI का मतलब जो है बहुआयामी गरीबी जो है उसके बारे में है। अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास सूचकांक OPHI द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2022 प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2005-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति के निवास कर लोगों की संख्या यह है। इसमें इंपॉर्टेंट रूप से देखते हैं तो यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट रूप से यह है कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी NMPI में भारत में 3 शीर्ष गरीबी वाले राज्यों में पहले स्थान पर जो बिहार है, दूसरे स्थान पर झारखंड है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देखें तो निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु न्यूनतम उपभोग व्यय 2011-12 में देखें तो इसमें जो दो महत्वपूर्ण समितियां हैं, रंगराजन समिति, इसमें शहरी क्षेत्र के लिए जो रुपये 1407 प्रति माह या 47 रुपये प्रतिदिन इन्होंने रखा था। ग्रामीण क्षेत्र में जो रुपये 972 प्रति माह या प्रतिदिन 32 रुपये, जबकि तेंदुलकर समिति में देखें तो शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह या 33 रुपये प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 816 रुपये प्रति माह या 27 रुपये प्रतिदिन इन्होंने इसका गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। अर्थात कहने का सही हुआ कि यदि शहरी क्षेत्र में कोई 47 रुपये प्रतिदिन कमाता है या फिर 1400 रुपये प्रति माह कमाता है तो गरीब नहीं होगा, और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह मानक है गरीबी का इतना कमा लेता तो गरीब नहीं होगा। जबकि तेंदुलकर समिति ने यह कहा था कि इतना शहरी में कोई कमा लेता तो गरीब नहीं, और ग्रामीण क्षेत्र इतना कमा लेता तो गरीब नहीं होगा। संक्षिप्त जानकारी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण देखें। कृषि उत्पादन में विविध आयाम एक दृष्टि में तो चावल उत्पादन में जो भारत का राज्य प्रथम स्थान पर है वह पश्चिम बंगाल, दूसरे पर उत्तर प्रदेश अपना है, तीसरे स्थान पंजाब है। और गेहूं का उत्पादन देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, फिर मध्य प्रदेश है, इसके पंजाब। मक्का उत्पादन देखें तो इसमें भारत नहीं, पहले स्थान पर जो है सॉरी मक्का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश नहीं है टॉप 3 में, इसमें पहले पोजीशन कर्नाटक है। ज्वार में देखें तो पहले पोजीशन पर जो है महाराष्ट्र है। बाजरा में पहले स्थान पर राजस्थान है। और कुल न्यूट्री मोटे अनाज में देखें, जो मोटे अनाज जिसको नाम श्री अन्न दिया गया है उसमें पहले पोजीशन पर जो कर्नाटक, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र है। चना के उत्पादन में भी पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। तो ये सब दिया गया है। आगे इसमें देखें कुल दालों में फर्स्ट पोजीशन पर मध्य प्रदेश है। कुल खाद्यान्न जो है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पोजीशन उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर पंजाब है। कुल तिलहन में देखें पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान गुजरात है। इसके बाद गन्ना उत्पादन देखें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। कपास में पहले स्थान गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। जूट और मेस्ता ये पूछा गया था, इसमें पहले पोजीशन पर जो है यह बंगाल है, इसके बाद असम, फिर बिहार है। देख लेते हैं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें गेहूं इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपका देखा जाए तो 110 रुपये की वृद्धि की गई। गेहूं के समर्थन मूल्य में 110 रुपये की वृद्धि करके वर्तमान 2023-24 के लिए इसमें 2125 रुपये कर दिया गया था, जो इससे पूर्व वाले वर्ष में 2015 था। इसके बाद जौ में देखें तो यह आपका 100 रुपये की वृद्धि की गई है, यानी 1735 कर दिया गया, इससे पूर्व में 1635 था। तो क्रमशः दिया गया है। इसमें देख लेते हैं सरसों का भी, तो चना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 105 रुपये की वृद्धि की गई, 5335 कर दिया गया, पहले जो है 5230 था। इसके बाद सरसों को भी रेपसीड और सरसों दोनों को है, इसमें 4 रुपये की वृद्धि की गई, 5450 कर दिया गया, पहले 5050 था, यानी 5050 था। में देख लेते हैं कभी कभार कुछ रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, आलू, अलसी इत्यादि आते हैं। अर्थात ये सारे जो हमने बताया ये सभी रबी फसलें हैं। और खरीफ फसलों के अंतर्गत देख लें तो चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का इत्यादि शामिल हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में देखें तो धान जो सामान्य धान है इसमें 100 रुपये की वृद्धि करके 2040 कर दिया गया था, और धान ए जो श्रेणी का है उसमें जो 100 रुपये की वृद्धि करके 2060 किया गया था, और इस प्रकार से क्रमशः रागी, बाजरा इत्यादि का दिया गया है। हम कर चुके हैं। तो भारत के शीर्ष 4 कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के निर्यात में, यानी भारत जो कृषि से संबंधित जो है सबसे ज्यादा कौन सा निर्यात करता है विदेशों में, तो प्रथम स्थान पर अनाज करता है, 3 प्रदेश, दूसरे स्थान पर समुद्री उत्पाद यानी समुद्र से जो भी निकाला जाता है उत्पाद 108%, फिर तृतीय स्थान पर मसाला, चौथे स्थान पर कच्चा कपास है। संदर्भ में भारत जो आयात करता है सबसे ज्यादा खाद्य तेल का करता है, फिर इसका द्वितीय दाल है, और तीसरे स्थान पर काजू का आयात करता है। उत्पादन में जो स्थान पहले पोजीशन पर जिन स्थानों उत्तर प्रदेश उसको देख लेते हैं। तो आम के उत्पादन उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसमें जो है 2020-21 में था, और जो लेटेस्ट डाटा आ गया है 2021-22 का, इसमें फल आम के उत्पादन आंध्र प्रदेश वाले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो गया है। और केले का सर्वाधिक उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में ही हो रहा है, दूसरे स्थान महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात है। अंगूर में भी महाराष्ट्र वाले पोजीशन पर है, इसके बाद कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश है। इसके बाद अमरूद में फर्स्ट पोजीशन उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वाले भी था, आज भी बना हुआ है। इसके बाद क्रमशः सब चीजें दिया गया है। खरबूज के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है। तरबूज के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। तो हिंदी भाषी राज्य में बनावरण की स्थिति में सबसे पहले उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। तो शीर्ष 3 बनावरण वाले जिले देखें, पहले स्थान सोनभद्र, फिर खीरी, फिर मिर्जापुर है। और न्यूनतम 3 बनावरण प्रतिशत वाले जिले देखें तो इसमें इसको ही देखते हैं तो उत्तर प्रदेश इसके नीचे ही है। न्यूनतम 3 बनावरण क्षेत्र वाले जिले देखें तो इसमें जो प्रथम स्थान पर है न्यूनतम में संत रविदास नगर जिसको भदोही कहते हैं, द्वितीय स्थान पर मऊ, तीसरे स्थान पर जो है मैनपुरी है। वाले में देखें तो प्रतिशतता वाले में पहले पोजीशन पर जो सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर चित्रकूट है। और प्रतिशतता वाले में सबसे न्यूनतम देखें तो इसमें संत रविदास नगर, भदोही, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया है। तो ये सारे प्रदेश को देखा जा सकता है, हिंदी भाषी जो प्रदेश है वहाँ पर दिया गया आंकड़ा है, जिसमें क्रमशः यह उत्तराखंड है, फिर इसके बाद बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है इत्यादि जो है राज्यों की स्थिति है। उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह नवरत्न और महानवरत्न कंपनियां हैं। तो दोनों ही 12 हैं, 12 महानवरत्न कंपनियां हैं और 12 ही नवरत्न कंपनियां हैं। तो 12वीं जो नवरत्न कंपनी बनी है इसकी स्थापना 1969 की नई दिल्ली मुख्यालय इसका ऊर्जा क्षेत्र में है, और यह ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RECL इसको 2022 में शामिल किया गया 12वीं के रूप में। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नवरत्न कंपनियों में देखें तो ये भी 12 है। लेटेस्ट जो बनाया था भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड यानी कॉन्कोर बनाया गया था, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कुछ देख लेते हैं तो बाल्को की स्थापना 1965 में सोवियत संघ रूस के जो इसके यानी सहयोग से हुआ था। ये प्रमुख क्षेत्र कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र है। इसके बाद नालको की स्थापना 1981 में फ्रांस के सहयोग से, दामनजोड़ी अंगूर उड़ीसा में, हिंडाल्को 1858 यूएस से, रेनकोट उत्तर प्रदेश में है, इंडाल 1938 में कनाडा, JK नगर पश्चिम बंगाल, मूरी झारखंड, अलग केरला में, मार्को 1965 में इटली, चेन्नई, मुट्टा सेलम तमिलनाडु में, अवेदांता 1976 में जर्मनी, झारसुगुडा उड़ीसा में इसकी स्थापना थी, भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संसाधन प्राप्ति में ये सब दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।